प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हो? आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद। आवाज़ जा रही बच्चों? हाँ, आइए सारे बच्चे। आवाज़ जा रही है? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले आज 12th उर्दू का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? वेरी नाइस। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आ गए। वालेकुम अस्सलाम सभी को। चलिए, बहुत अच्छा। ओके जी। सानिया, सोफिया, फैज़ान, इरम, इलारा, सबीना, सालियाना, नाहिद, फैज़ान, सबा, गुलजार, नाहिद। चलिए, बहुत अच्छा। ओके, वालेकुम अस्सलाम कमरान। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं आज एकदम खास वीडियो होगा। आप लोग के डिमांड पे ये वीडियो लाया हूँ। आप लोग बहुत कह रहे थे सर कि सब्जेक्टिव वीडियो नहीं पढ़ा रहे। हालांकि इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था तो शायद उसमें कंप्लीट नहीं था, लेकिन इस वीडियो में पूरा 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, और इंशाल्लाह इसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछता है जिसमें 5 बनाना है। तो इसमें से इंशाल्लाह इतना रहे कि 5 क्वेश्चन बन जाएगा। और ये कोई भारी चीज़ नहीं है बच्चों। 2 नंबर का जो क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, जैसे आपने 10th में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव का ही जो दो नंबर में आता है, 1 लाइन लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसमें भी उसी टाइप का सवाल है कि पैदाइश कब हुई, मौत कब हुई, उसी टाइप की। किताब का नाम क्या है जो आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भारी मत समझिए, ये आसान है आपके लिए। 10 नंबर इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। 10 नंबर है ना, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा जी। गाजी, ठीक है। ओके रिजवान। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और फिर मैं 5 नंबर का भी करा दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे 2 मार्क्स का करते हैं। 2 मार्क्स का पूरे कहकशां किताब का पूरा निचोड़, 200 सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चों। और ये 2027 के लिए आपके भाई बहन का आ गया है कोर्स, है ना, आर्ट्स के बैच। अगर आपके कोई जान पहचान में है तो जुड़वा दीजिएगा, बेहतरीन से क्लास होगी और हो भी रही है इस बार। और उर्दू के लिए ये बैच आ चुका है, और ये आपका संघर्ष बैच है आपके भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के 10th क्लास के लिए। ओके, ऑफर चल रहा है अभी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। एक मिनट। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन है तो मैंने सवाल जवाब दोनों इसमें लाया है, क्योंकि मुझे लिखना ना पड़े और आपका जो है जल्दी यहाँ पे टाइम बचे और जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसको सवाल जवाब लिख के लाए हैं। ओके, हाँ। तो बस ध्यान से इसको करना क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो ABCD करोगे, इसमें ध्यान से देखना है। और उर्दू लिखने भी आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिखना भी है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव का ही है और बेहतर से बन जाएगा। तो पूरा डेडिकेशन दीजिए वीडियो पे,
है ना, और इसको याद कर लीजिए। देखिए जो याद नहीं इसको लिख लीजिए कॉपी में, और जो याद है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो याद नहीं उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ओके चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है फरतुल्ला बैग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि फरतुल्ला बैग शेरखानी में एराब की गलतियां, है ना, बहुत क्या करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फरतुल्ला बैग को बहुत दुश्वारी होती थी। शुरू में ये बात भी लिख सकते हैं कि फरतुल्ला बैग की सरफो नहू तो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वो शेरखानी में एराब की गलतियाँ बहुत करते थे। तो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एराब की गलतियाँ करते थे, किसकी गलतियाँ करते थे, एराब की गलतियाँ करते थे। ये इस बात को हम थोड़ा सा आगे पीछे लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि उनको जो है सरफो नहू है, वो सरफो नहू बहुत कमज़ोर थे, इसलिए नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ाई करते थे, और उसमें जब शेरखानी करते थे, शेर व शायरी जब पढ़ते थे, उसमें एराब की गलतियाँ वो करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए ऐसे सवाल आएगा, लेकिन आपका जो आंसर लिखा हो मिट्टी, आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, इसका थोड़ा आंसर मुझे सुधारना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसे आंसर नहीं लिखना है। सवाल आएगा आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो केवल मिट्टी आंसर नहीं दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा लाइन लिखना है कि आग, हवा और पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, तो पूरा लिखना लाइन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट दे दिया, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है। सब लोग क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, है ना, लिखा जाएगा ना ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, ये लाइन पूरा लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिए, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है वो लाइन बना के। जैसे यहाँ देखिए, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है, तो लिख सकते हैं कि मिट्टी के साथ दुनिया जो है क्या करती है, दुनिया पाँव से रौंदती है, या बोल सकते हैं ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मिट्टी के साथ दुनिया पाँव से मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है, वो पैरों से इसे रौंदती है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। मतलब ये है कि बच्चों ये 2 नंबर का है ना, तो आंसर कम से कम 1 से 2 लाइन में पहुंच जाए, समझ में आ रहा है, 1 लाइन कम से कम हो जाए। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उसी टाइप से आंसर होना चाहिए। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल कैसे है। तो अब यहाँ बताना है चमेली और मोतिया के तेल से अहम मिट्टी का तेल कैसे है। तो आप आंसर कैसे लिखिएगा, चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। मिट्टी के तेल के ही दम से दुनिया का है उजाला है। ठीक है, आज हमारे इस दुनिया में, इस जहान में अभी बिजली की व्यवस्था हो गया है। तो बिजली तो है, पहले तो नहीं थे ना, बहुत पुराने ज़माने में देखिए, अभी भी आप देखिए, आज से 15-20 साल पहले जाइए, गांव में बिजली उतना अच्छा से नहीं था, तो लालटेन का ही इस्तेमाल करते थे लोग, ठीक है ना। तो लालटेन में केरोसिन तेल ही डलाता था, तो इसी के दम पे दुनिया उजाला है। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं, क्योंकि बदबू की वजह से, इसमें एक किस्म की बदबू निकलती है। आप ऐसे आंसर लिखेंगे कि मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें एक अजीब किस्म की बदबू होती है, या एक बदबूदार पानी है जिसकी महक जो है लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। ओके, अगला सवाल पढ़ेंगे, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है। तो ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से इसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी फ़ायदे हैं, इसी वजह से जो है इनकी जो है ये जो तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। मतलब जितने सारे तेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो मिट्टी के तेल की है। मिट्टी के तेल से फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़रूरियत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन और जो चमेली का तेल, मोतिया का तेल, वो सिर्फ सर पे लगाने के लिए है। ओके, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे। अब ये बोल रहा है मिट्टी का तेल क्यों है, अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक कैसे है। तो देखिए मिट्टी के तेल में यहाँ पे कहते हैं क्या नाम है, निजामी साहब कहते हैं कि मिट्टी का तेल, जैसे कोई अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी मिट्टी का तेल काम कर रहा, जल रहा है ना। कोई चोर अगर चोरी कर रहा है तो भी मिट्टी का तेल जलेगा, ऐसा नहीं कि बुझ जाएगा। पुलिस पकड़ेगा चोर को तो भी जलेगा। बूढ़ा जा रहा है लालटेन लेके तो भी मिट्टी का तेल जलेगा। मतलब मिट्टी का तेल सबके लिए रूल नियम बराबर है कि चाहे चोर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, कोई भी जलाएगा तो जलेगा, रोशनी देगा, इसका काम है रोशनी देना। तो मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, इसका किसी से कोई गर्ज नहीं है कि ये चोरी कर रहा था नहीं बुझ जाते हैं, ऐसा नहीं। चोरी कर रहा तो भी मिट्टी का तेल जलेगा। तो बोलेगा अपनी सुलह की पॉलिसी,
इसकी पॉलिसी एकदम सिंपल है, इसका रूल नियम क्या है। नेक्स्ट है भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं, ठीक है ना। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो बोलेंगे भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। इसको आप बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, नाश्ता मतलब होता है भूख को तोड़ना, ठीक है। आगे सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। ये दिया हुआ है सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, कितने जबानों, कितनी जबान इनको आते थे, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी को कितनी जबान आती थी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कितने जबान के मालिक थे। ओके तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सैयद सुलेमान नदवी लिखेंगे पूरा, सैयद सुलेमान नदवी 4 जबानों के माहिर थे। अब इसको ऐसे लिखना है बना करके, यहाँ पे हम शॉर्ट लाएं लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है, वरना कोई और किसी और दिन वीडियो लाएंगे उसमें पूरा डिटेल्स बता देंगे। ओके सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, तो लिखेंगे सैयद सुलेमान नदवी 4 जबानों के माहिर थे, और चारों जबान का नाम चाहे तो लिख सकते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं बच्चों, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया फितूर कहते हैं। आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, अरबी में नाश्ता को फितूर कहते हैं। फितूर माना होता है नाश्ता, नाश्ता माना होता है भूख को तोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे, फितूर के माना क्या है, देखिए फितूर के माना है तोड़ने की, फितूर का माना क्या है, तोड़ने की है, जो कि अरबी लफ्ज से बना है, और इसी से बना इफ्तार, इसी को हम लोग नाश्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। कल हम जब पढ़ा रहे थे मॉडल एक क्वेश्चन बैंक, उसमें ये वाला आ रहा था सवाल कि निहार का माना क्या है, किन किन जबानों में निहार का इस्तेमाल हुआ है, तो फारसी और हिंदुस्तानी में, है ना, मतलब हिंदी जबान में। लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है, फारसी और हिंदुस्तानी मतलब हिंदी जबान में, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कुलई किस जबान का लफ्ज है और इसके क्या माना है, तो लिखेंगे कुल्लई जो है अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माना रांगा, रांगा समझते हैं ना, रांगा कोई चीज़ होता है, आप घर में किसी से पूछेगा बता देगा रांगा क्या होता है ना, कोई चीज़ का नाम है रांगा, वस्तु का नाम है। सुर्खी से क्या मुराद है भाई, सुर्खी, सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी से मुराद है उन्वान। सुर्खी मतलब, सुर्ख मतलब क्या होता है, एक लफ्ज है सुर्ख, एक लफ्ज है सुर्ख, सुर्ख मतलब होता है बाबू लाल, क्या होता है लाल। तो जब शुरू में जब लोग कुछ लिखा करते थे तो शुरू में हेडलाइन डाला करते थे, जैसे हम लोग आज मजमून लिखते हैं तो ऊपर में लिखते हैं ना ईदगाह या ईद के बारे में लिखना, तो ऊपर में हेडलाइन लिखते हैं ईद, और फिर लिखना शुरू करते हैं रमज़ानुल मुबारक, और पूरा लिखते हैं फिर डिटेल्स। तो ऊपर जो लिखे हम लोग हेडलाइन, उसी को पहले ज़माने में लोग रेड कलर से लिखा करते थे, लाल कलम से। लाल कलम से लिखने की वजह से उसका नाम पड़ा सुर्ख, सुर्खी नाम पड़ा। और अभी हम लोग तो अब तो कोई भी कलम से लिख देते हैं लोग, लेकिन उसको हम लोग अभी उन्वान कहते हैं, है ना, अब उसी को सुर्खी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अहदी, अहदी और अहदी के में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अहदी एक अहदी है, एक अहदी है। अहदी के माना होता है सुस्त और काहिल, ठीक है ना, और अहदी माना होता है कि अकेला, यानी कि एक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुल्लई खोलना और कुल्लई फेरना के माना में क्या फ़र्क है। देखिए कुल्लई खोलना का माना होता है किसी की ऐप को जाहिर करना, कुल्लई खोल दिया मतलब ऐप का किया, जाहिर कर दिया। और कुल्लई फेरना मतलब क्या हुआ, कुल्लई फेरना मतलब हुआ ऐप को छुपाना, क्या हुआ, ऐप को छुपाना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कुल्लई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। देखिए कुल्लई को अरबी फारसी में, अरबी में लिसाने मुसन्निफ मुराद लेता है, तो यूरोप मतलब यूरोप और पश्चिम की ज़बान में मतलब क्या हुआ, यूरोप में कौन से है, तो ये किस ज़बान की बात कर रहा, पश्चिम की ज़बान उसे आती है, तो ये किस ज़बान की बात कर रहा, तो यूरोप की ज़बान से मुसन्निफ की मुराद है अरबी ज़बान, ठीक है। यानी कि यूरोपीय कंट्री जो है उसको अरबी ज़बान बोला गया है, और जो पश्चिम ज़बान बोला गया ना उसको अंग्रेजी ज़बान। जो पश्चिमी ज़बान अगर बोला गया उसे पश्चिमी ज़बान आती है, मतलब अंग्रेजी ज़बान के बारे में। तो पश्चिमी देशों में अंग्रेजी ज़बान ज़्यादा बोली जाती है, और जो यूरोप की ज़बान है वो अरबी ज़बान है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, क्या इंसाइया को दूसरी इसनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मैनेज करता है, तो पढ़े थे ना, हाँ, इंसाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका जो है गैर रस्मी तरीक़ेकार मैनेज करता है, पूरा लाइन लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है और 3 के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है वजीर आगा का ताल्लुक तनकीद, इंसाइया और नज़म निगारी से है। तीनों का नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? तो लिखेंगे इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। मतलब इंसाइया में जो है किसी चीज़ की जो है क्या बोलते हैं, जिद्दत तराजी नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि इंसाइये की इम्तियाजी सूरत किसकी क्या है, ज़मीन किसकी रही मिन्नत है, कुछ यहाँ लफ्ज़ है, खुशगवार ताजगी की रही मिन्नत है। तो इंसाइया में 2 इंपॉर्टेंट भी है, खुशगवार होना, ताजगी होना, ठीक है, नई नई बातें कहना इसमें ये होती हैं। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। वजीर आगा की 3 किताबों का नाम क्या है? ओके, तो वजीर आगा की 3 किताबों का नाम लिखेंगे तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज और नज़म जदीद की करवटें, ठीक है, याद रखिएगा, इनके 3 शायरी के नाम है। नेक्स्ट बच्चों, क्या इंसाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है? तो बोलेंगे हाँ, इंसाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 25, क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बायस से अलहदा नज़र आता है? तो बोलेंगे हाँ, अलहदा नज़र आता है, चूँकि इंसाइया अलग है और जो नज़म है, गज़ल है, इसका अलग रूल नियम क्या बोलते हैं, जैसे अफसाना है, दास्तान है, नावल है, इसका रूल नियम अलग है लिखने का। लेकिन जो ये इंसाइया है, ये अलग, जो और सारे जितने असनाफ है उससे थोड़ा सा इनका जो है अलग मिजाज होता है, ठीक है ना, नज़रिया इसका अलग होता है। हिजरत का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? तो बोलेंगे हिजरत एक क्या है, इंसाइया है। हिजरत जिसको लिखा क्या नाम है, कमाल पासा, अहमद जमाल पासा, ठीक है ना, अहमद जमाल पासा, ठीक है ना। तो हिजरत एक इंसाइया हो जाएगा। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पूरा आंसर लिखना है कि बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है, तब आपको मिलेगा 2 नंबर। केवल खाना बदोश नहीं लिखना है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, हर मुल्क मास से क्या मुराद है? तो बोलेंगे हर मुल्क मास से मुराद है कि सारी ज़मीन हमारी है, हर मुल्क हमारा है, सारी ज़मीन हमारी है। ओके, ये बोला गया। बाद शुमाली और बर्फानी हिस्सार के माना वाज़े कीजिए। तो बाद शुमाली किस माना होता है, उत्तर की हवा, ठीक है ना। बाद मतलब क्या होता है, देखो, बाद मतलब होता है हवा, शुमाल मतलब उत्तर होता है, बाद मतलब हवा, शुमार मतलब उत्तर होता है। तो बाद शुमाल की माना होता है उत्तर की हवा, और बर्फानी हिस्सार का माना होता है बर्फ़ की तोदों का घेरा, जहाँ पे बर्फ़ का जो ढेर जो रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई 30 नंबर, सरमाई तातिलात गुजारने के लिए कौन महू सफ़र रहती है? तो साइबेरियाई की मौसमी मुर्गियाँ, साइबेरिया के जो पक्षी वगैरह होते हैं वो जो है क्या होते हैं, तातिलियत मतलब जो जब उसका जो एक मौसम सीजन होता है, आपने सुना होगा साइबेरियन पक्षी हमारे बिहार के, जैसे कि क्या बोलते हैं, वो बेगूसराय जो है पक्षी अभयारण्य है, वहाँ विदेश से भी पक्षियाँ उड़ उड़ के आते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला गया सरमाई तातिलात गुजारने के लिए कौन महू सफ़र रहती है? तो मतलब बहुत ऐसी पक्षियाँ हैं जो आज यहाँ तो कल वहाँ रहती हैं, मतलब अपना ही क्या बोलते हैं, अपना एरिया ही बदल लेते हैं मौसम के अनुसार से, ठीक है ना। तो जो साइबेरियन मुर्गियाँ मतलब वही पक्षियाँ हैं जो जगह बदलते रहती हैं, ठीक है। किसके मुकाबले में महज़िब इंसान माजूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनका नाम लिखें। तो लिखेंगे इंसाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। इंसाइया में 3 मुल्कों का नाम आया, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आया है। इंसाइया में कितने मुल्कों का नाम आया? 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब का, यूरोप का और अमेरिका का, ठीक है। ये आपको लिखना है भाई। मगरिब को किसकी अलामत कहा जाता है? तो बोलेंगे मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। देखिए पूरा लाइन ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, जैसे सवाल बोलता है वैसे ही आपको लिखना है, मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते बच्चों, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ है? तो ये देखिए शॉर्ट लिख दिया, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि जन्नत से हुक्म सफ़र हजरत आदम अलैहिस्सलाम, है ना। इब्न आदम को नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोलेंगे, इब्न आदम बोल सकते हैं, हजरत ज़्यादा चलेगा, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया है, ठीक है, हुक्म दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है बच्चों? तो लिखेंगे इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, या बोल सकते हैं कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके लिए वो आखिरी हिजरत माना जाता है,
ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब जवाब आपको कैसे भी देना है सही से, प्रॉपर तरीके से, सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। देखिए बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है, तो बोलेंगे बागो बहार का ताल्लुक दास्तान सिनफ से है। ये पूरा लाइन लिखना है, तो यहाँ पे शॉर्ट है लेकिन पूरा लिखना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि भाई देख के डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, बागो बहार किसकी तसनीफ है, तो बोलेंगे बागो बहार जो मीर अमन दहलवी की तसनीफ है, मीर अमन दहलवी की। थर्ड क्वेश्चन है बागो बहार कहाँ लिखी गई, तो बोलेंगे बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। सवाल इतनी पूछ रहा तो आपको जवाब इतना ही देना है, तो पूरा लिखना है बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, ठीक है ना। और आपको लिखने भी आना चाहिए सही सही, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ भी सही होना चाहिए, इमला भी दुरुस्त होना चाहिए। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, तो बोलेंगे बागो बहार किस्सा चहार दरवेश किताब का तर्जुमा है, जो कि फ़ारसी की किताब है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि बागो बहार फ़ारसी की किताब चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था जब बागो बहार लिखा गया था, है ना। जब बागो बहार लिखा गया था तो जो मुसन्निफ था मीर अमन दहलवी, उसको 500 रुपये का इनाम मिला था। कितना, 500 रुपये का इनाम मिला था। नेक्स्ट है बागो बहार की सना अशात बताइए, मतलब कब ये पब्लिश हुआ, तो बागो बहार के सना अशात 1804 में है। हालांकि 1801 में तो पूरा हो गया था, 1801 में ये किताब लिखा गया था, लेकिन छपा था 1804 में, ठीक है। नेक्स्ट है बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है, तो बागो बहार में 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। ओके, सवाल नंबर 43 पढ़ते हैं। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की, अब पूरा लाइन लिखना है कि जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी, ठीक है। ये पूरा लाइन आपको डालना है। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस इक्तिबास में किन किन मुल्कों का नाम है, मतलब बागो बहार में कितने मुल्कों का नाम है, तो देखिए चीन, माँ चीन और हिंदुस्तान, चीन, माँ चीन और हिंदुस्तान, ये मुल्कों का नाम है, ठीक है ना। चीन, माँ चीन, चीन अलग है, माँ चीन अलग है और हिंदुस्तान। नेक्स्ट है शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, तो शहजादे के जो वालिद साहब थे, जो बादशाह थे, और मलिक सादिक, ये दोनों दोस्ती का रिश्ता था, ठीक है ना, दोस्ती का रिश्ता था। ओके, नेक्स्ट 46 है कि शहजादा फ़कीर को कितनी असरफे देता है, तो जब शहजादा जाता है एक लड़की को ढूंढने के लिए, क्या बोलते हैं, जिन्नातों का सरदार जो रहता है, तो है ना मलिक सादिक, वो कहता है भाई कि लड़की को ढूंढ के लाओ पहले, तब हम तुमको अपना तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं राज काज वापस करा देंगे, लौटा देंगे, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो उसी दौरान जाते जाते एक बूढ़ा फ़कीर मिलता है, उसको एक अशरफी देता है। हालांकि वहाँ पे जितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन इनको तरस आता है और एक अशरफी उनको जो है देता है, ठीक है। अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, और जो अंधे फ़कीर थे जो मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक था। कहाँ से था, उनका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है, किस शय का नाम है, तो टूबा टेक सिंह, देखो सिंह बोला गया तो सॉरी यहाँ पे टूबा टेक सिंह हो गया ना, टूबा टेक सिंह एक गांव का नहीं, यहाँ पे देखो सुनो ध्यान से, ये सवाल को सुधारते हैं हम, ठीक है ना। अगर सिंह लगा रहे, टूबा टेक सिंह लगा रहे, तो ये हो जाएगा एक पागल का नाम है। क्या हो जाएगा, एक पागल का नाम हो जाएगा। और केवल टूबा टेक बोलेगा, केवल टूबा टेक बोलेगा तो ये गाँव का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए आप लोग, टूबा टेक बोलेगा तो एक टूबा टेक एक गांव का नाम है, ठीक है, और टूबा टेक सिंह बोलेगा तो एक पागल का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे, तो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। लाहौर के पागल खाने में जो हिंदू मुस्लिम जो कैद थे, और जब भारत जब बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो लाहौर के जेल में हिंदू मुस्लिम जो कैद थे उसको हिंदुस्तान लाया जा रहा था, भेजा जा रहा था, ठीक है। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। देखिए ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में आपका, तो उस पागल का नाम क्या बताइए, तो आप ऐसे लिखिएगा इसका आंसर, उस पागल का नाम मोहम्मद अली था जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था, ठीक है। ऐसे लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। टूबा टेक सिंह, देखिए अब यहाँ बोलेगा टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो बोलेंगे टूबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी, तो टूबा टेक सिंह की मौत उस जगह हुई थी जमीन जहाँ पे, है ना, जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पे इनकी मौत हो गई, और उसका कोई नाम ही नहीं था कि ना तो हिंदुस्तान का ज़मीन है वो, ना तो पाकिस्तान की ज़मीन है।
वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी, ठीक है ना। तो जिस ज़मीन पे, जिस जगह पे, ज़मीन के जिस टुकड़े पे टूबा टेक सिंह की मौत हुई है, उस जगह का नाम ही नहीं है, क्योंकि वो कौन सा जगह था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच का बॉर्डर, जिसका कोई नाम नहीं, वो समझिए कि बॉर्डर ही है अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिलानी बानो। जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई, एग्जाम में आता है तो लिखेंगे जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 में बदायूं में हुई। देख रहे हैं, ऐसे लाइन में आंसर देना लिख करके, एकदम इसी तरह से आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए, बताइए एक अफसाने का नाम। तो इसका तो बहुत सारे अफसाने, जैसे रात के मुसाफिर, प्रॉमिस, है ना, बहुत सारे अफसाने का नाम है, आप प्रॉमिस भी लिख सकते हैं। जिलानी बानो के 2 नॉवेलों का नाम बताइए। इनके 2 बहुत खास नॉवेल हैं, ईवाने गज़ल और बारिशे संग। क्या नाम है, ईवाने गज़ल और बारिशे संग, इनके 2 नॉवेल हैं। 56 सवाल है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो आपको पूरा आंसर लिखना है बच्चों कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अमू है ना, जो कि बीमार रहती है, इनको कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। तो यही है मरकजी किरदार। अगला सवाल है प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदार का नाम बताइए। अब इसके कोई भी किरदार का नाम लिख दीजिएगा। आपको याद है हमीद, जमशेद, खुर्शीद, रशीद, अमू और ख्वाजा भी, तो कुछ भी याद नहीं लिख दीजिएगा कि प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदार का नाम हमीद और जमशेद है, खुर्शीद और रशीद है, और क्या बोलते हैं अमू और ख्वाजा भी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 6 में कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो कैंसर का मर्ज अमू के सारे बदन में फैल गया था। किसके बदन में, अमू, जो मेन मरकजी किरदार थी, जो चारों बेटे की माँ थी अमू, उसके सारे बदन में हाँ मर्ज फैल गया था, ठीक है। 59 सवाल, ख्वाजा भी कौन थी। तो लिखेंगे ख्वाजा भी अमू की खादमा थी, खादिमा थी, है ना। ख्वाजा भी कौन थी, तो लिखेंगे ख्वाजा भी अमू की खादिमा थी, खिदमत करने वाली थी, क्योंकि उसके बेटे तो चले गए थे विदेश में पढ़ने के काम करने के लिए, है ना। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल आया है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ग्रैंड मैम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं किया, ये बात किसने कही, तो बेबी ने कही। ये बेबी कौन है, बड़ी बहू का नाम है, वो उस कहानी में इसका जो हस्बैंड उसको बेबी करके पुकारते हैं, समझे, तो बेबी ने कही, शायद नाम ही होगा उसका। अमू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था, तो लिखेंगे अमू ने अपने बेटों से ये प्रॉमिस किया था कि जब मेरी मौत हो जाए, तुम जहाँ भी कमाओ, जहाँ भी रहो, जहाँ भी काम करो, लेकिन जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे के कांधा देने जरूर आना, है ना। क्या बोला गया, मौत के बाद कांधा देने का ये प्रॉमिस किया था। तो इस लाइन को ऐसे बना के लिख सकते हैं कि अमू ने अपने चारों बेटे से ये प्रॉमिस किया था कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी कमाएं, कहीं भी खाएं, लेकिन जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे का कांधा देने जरूर आना, शामिल हो जाना, ठीक है ना। ये प्रॉमिस किया था। देखिए बोला कि अमू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। ये बात किसने कही, तो बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अमू से कही कि चूँकि अमू की जो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, वो बस मरने को थी, तो उस समय वो बोली थी, लेकिन वो बच गई थी, और फिर जब चली गई तो फिर उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे, तो बोलेंगे सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। पूरा लाइन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, तो बोलेंगे उनका नवासा टेलीविज़न पर लिव ऑन इंटरनेट था, ठीक है ना। नेक्स्ट है रवि रंजन कौन था बच्चों, तो रवि रंजन अजीज़ अहमद के, क्या बोला गया, रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। क्योंकि रवि रंजन जो जर्नलिस्ट थे और वो क्या बोलते स्टेशन डायरेक्टर थे वहाँ पे, है ना। तो डायरेक्टर होने के जब रिटायर हो गए तो उसके जगह पे रवि रंजन को ही वहाँ पे बैठाया गया था। तो वो जो उसी डिपार्टमेंट के में काम करते थे उसके दोस्त थे। नेक्स्ट है क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए थे, तो डॉक्टर साहब बोला था कि नशा वशा करते हो क्या, पीते हो क्या, बोला हाँ, तो सिगरेट निकाला, तो सिगरेट जैसे निकाला तो बोला भाई तुम्हारी जो है अब मौत आने वाली है, ठीक है। तो हाँ डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद जो है सन्नाटे में आ गए, सन्नाटे में आ गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया। उनका अपना एक पुराना साथी क्या था, उनका मतलब अजीज़ अहमद का एक पुराना साथी कौन था, तो ट्रांजिस्टर। आपको आंसर पूरा लिखना है कि अजीज़ अहमद का पुराना साथी ट्रांजिस्टर था। जब कोई साथ नहीं रहता था, जब अकेलापन महसूस करता था वो, तो ट्रांजिस्टर सुना करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो 2 नंबर का सवाल जब लिखिएगा ना, तो इतना शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं मलाई लगा देना है, हल्का फुल्का आगे पीछे बढ़ाना है,
मेन आंसर दीजिएगा और आगे पीछे थोड़ा सा बढ़ाना है लाइन को, ठीक है। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक उठी? देखिए कितना लंबा सवाल है, तो जवाब भी इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो लिखेंगे हाँ, ट्रांजिस्टर मिलने के बाद जो है अजीज अहमद या तो उनके चेहरे पर फातिहाना चमक दिखी या चमक थी, ठीक है। नेक्स्ट है भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? तो सुबह के 7:30 होगा, सुबह के 7:30 बजे। ये याद कीजिएगा, सुबह के 7:30 बजे, ठीक है ना, सुबह के 7:30 बजे, 7:30 AM। अब कोई बच्चा ऐसे आंसर मत लिख देना, कोई बच्चा लिख देगा ऐसे आंसर तो नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूरा लिखना है कि भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह के 7:30 बजे हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? तो 2004 में उन्हें साहित्य अकेडमी नवाजा गया, साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। ओके, किन दो जबानों के अदबी से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था? हिंदी और मराठी, उर्दू भी होगा, ठीक है ना, उर्दू के भी ये जानकार थे। नेक्स्ट है सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों का नाम बताइए। इनके 3 अफसानों का नाम कौन है? इब्राहिम सक्का, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता भूतों के दरमियान। इसी पे तो इनको मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि किरदार क्या भाई सवाल यहाँ पे, किरदार असास 4 अफसानों के उन्मानात और उनके लिखने वालों का नाम बताइए। ये शायद उसी के चैप्टर का शायद बोल रहा होगा। ओ ये अच्छा, मतलब चैप्टर का कोई एक ऐसा अफसाना का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम बताइए, ये बोल रहा। लाजोंती राजेंद्र सिंह बेदी के लिखा हुआ है, कालू भंगी कृष्णचंद्र का है, प्रॉमिस जिलानी वालों का, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रज़ाक। तो कोई भी अफसाना का नाम लिखिएगा, आप को बहुत सारा अफसाना का नाम याद होगा, उसका नाम लिख के उसका मुसन्निफ का नाम लिखना है, ठीक है। गुब्बारे खातिर जो है किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो बोलेंगे गुब्बारे खातिर जो है भारत छोड़ो तहरीक यानी कि 1942 के ज़माने की तहरीक है। 1942 में ये गुब्बारे खातिर लिखा गया था, चूँकि ये जो थे जेल में, अबुल कलाम आज़ाद साहब, ठीक है। गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है? तो देखिए अगर सवाल ऐसे आता तो 3 मत लिखिएगा, गुब्बारे खातिर में 24 लिखिएगा, 24 खतूत हैं, इसका आंसर 24 होगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो 3 कीजिएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 रहता है। वो किताब के अनुसार है कि हमारे कहकशां किताब में गुब्बारे खातिर का जो टॉपिक लिया गया है, खत लिखा गया है जो हमारे किताब में, उसमें कितने खत हैं? तो हमारे कहकशां किताब में अबुल कलाम आज़ाद के गुब्बारे खातिर किताब से 3 खत को लिया गया है। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछता है गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है, 24 बोलिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बच्चों, सिद्दीक करीम कौन थे? तो ये जो है सिद्दीक करीम मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी थे, मतलब उनका नाम था हबीबुर रहमान खान शेरवानी। गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए थे? तो बोलेंगे गुब्बारे खातिर के खतूत रांची के किला अहमद नगर जेल से लिखे गए थे, रांची के किला अहमद नगर जेल से लिखे गए थे। मौलाना आज़ाद की 3 किताबों का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान। ये बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी सऊदी अरब में ना, 1888 में मौलाना आज़ाद की पैदाइश को मुल्क एक नाम बोला गया, मक्का नहीं लिखना है यहाँ पे, शहर नहीं बोल रहा, मुल्क एक नाम बोल रहा। अगर कोई बच्चा लिख देगा मक्का में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, तो मक्का लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मक्का कोई मुल्क नहीं है, आपको लिखना होगा सऊदी अरब में पैदा हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद का साले वफात क्या है, कब इंतकाल हुए? तो 1858 में। अब पूरा लिखिएगा, मौलाना आज़ाद साहब 22 फरवरी 1858 है ना में इंतकाल किए। मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? पहली बार जब कांग्रेस के सदर बने थे तो 35 साल की उम्र में, जब 35 साल की उम्र में ही वो पहली बार क्या बने थे? कांग्रेस के सदर बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम लिखिए। इन्होंने अखबार भी निकाला और उसी अखबार की वजह से इनको जो जेल में डाला गया था, ठीक है ना। लिसानुल सिद्क है, अल बिलाग, अल हिलाल है ना, ये अखबार था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद को कौन सी चाय पीते, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो बोलेंगे वो चीन की चाय पीते थे। मौलाना आज़ाद इनको चीन की चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो पीते थे, या बोल सकते हैं बिना दूध वाली चाय बोल सकते हैं। मौलाना आज़ाद बगैर दूध वाली चाय पीते थे। गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? तो लिखेंगे गुफ्तगू नज़म जो है अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है।
नज़म गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम से किया? तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। तो गुफ्तगू नज़म में शायर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती कैसे बढ़े उसके बारे में बातें लिखी गई है। ठीक है, शाम मुलाकात कब तक चलेंगी? तो लिखेंगे शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। ओके, नेक्स्ट है अल्फाज के हाथों में क्या है? तो लिखेंगे अल्फाज के हाथों में संग दशनाम है। ये ऑब्जेक्टिव का भी सवाल यही इसमें टाइप का आ गया है। तंज कैसा जाम छलकता है? तो लिखेंगे तंज जहर का जाम जो है छलकता है। किसी को तंज कसना एक जहर के जाम के जैसा है। अगला सवाल है तर्स आबरूए खमदार से क्या समझते हैं? तो तर्स आबरूए खमदार से मुराद है तीखी नजरें, है ना। तम्स आबरूए खमदार मतलब क्या हुआ? तीखी नजरें। किसके चटकने की सदा आती है? तो लिखेंगे गुंचों के चटकने की सदा आती है। नेक्स्ट बच्चों, किसी तोहफा और सौगात की बात किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़म में की गई है? यानी कि नज़म जो गुफ्तगू है उसमें किस तोहफा की बात की गई, किस सौगात की बात की गई है? तो उसमें जो है दर्द और प्यार की बात इस नज़म में की गई है ना। प्यार एक तोहफा हो गया, दर्द सौगात हो गया, एक दूसरे के दर्द अगर बांटे हिंदुस्तान पाकिस्तान। कहते हैं कि तारों भरी रात किस तरह चलती है बच्चों? तो बोलते तारों भरी रात जो है हम पर हंसते हुए चलती है। ठीक, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी तब ये सारी बातें होंगी। ठीक है, ये नज़म की बातें हैं। नेक्स्ट है मेरा सफ़र नज़म की हैयत क्या है? मतलब ये मेरा सफ़र जो नज़म है किस प्रकार का नज़म है? नज़म मेरा सफ़र किस टाइप की है? तो मेरा सफ़र नज़म की हैयत आज़ाद नज़म है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा, तो ऐसे लिख देना है कि नज़म मेरा सफ़र की हैयत जो है आज़ाद नज़म की है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो लिखेंगे अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। चलिए देखिए, ये बोला गया अली सरदार के 4 नज़मों के नाम लिखिए। तो देखिए इनके नज़मों का नाम है, तो पहले तो आपको 2 नज़म तो आपको याद है, मेरा सफ़र और गुफ्तगू, तो किताब में दिया हुआ है। इसके अलावा है एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये सब भी इनकी नज़में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई थी? तो बोलेंगे इनकी वफ़ात 2000 में 1 अगस्त 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो लिखेंगे अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला। ठीक है, 1997 ओके, 1997 में मिला था। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है बच्चों कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो बोलेंगे अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे घुमा देता है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से है। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों का नाम बताएंगे। 2, एक तरक्की पसंद अदब है, इकबाल शनासी। ठीक है, नेक्स्ट है किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखा गया है? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर ये नज़म मेरा सफ़र लिखा गया है। तो जो क्या बोलते हैं, जो ये नज़म लिखे हैं अली सरदार जाफरी मेरा सफ़र, किससे मुतासिर हुए? अल्लामा इकबाल से। उससे इकबाल होकर जो है किस फारसी शायर से मुतासिर होकर? तो अल्लामा इकबाल फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हैं। फ़ारसी में उनको बहुत अच्छी शायरी आती थी, उन्होंने फ़ारसी में शायरी की, उर्दू में शायरी की। ठीक है, तो उनसे मुतासिर होकर जो है नज़म मेरा सफ़र लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करा दिया? बोला हाँ, शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करा दिया कि इंसान क्या है, खुद एक तड़पता कतरा है। एक कतरा जैसे समुंदर है, समुंदर को बनाया अल्लाह ताला ने। अगर एक बूंद अगर अलग कर दें तो समुंदर नहीं कहलाएगा वो, लेकिन वही एक बूंद मिल के ढेर सारा पानी बन जाता है। तो उस तरह से एक बूंद एक तड़पता कतरा है। जैसे एक समुंदर से एक बूंद अलग कर लीजिए तो समझिए वो तड़प रहा है कि हमें उसमें जाना है, तो एक तड़पता कतरा है, उसकी कोई वजूद नहीं है। वैसे इंसान की कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आया है और एक दिन जो है ना सफ़र कर रहा है और एक दिन अब्दी सफ़र भी होना है। ठीक है, तो तड़पता कतरा बताया है। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? तो याद कीजिएगा, नहीं, खेती पाबंद नज़म नहीं, खेती एक आज़ाद नज़म है। ठीक है ना, खेती कैसा नज़म है? आज़ाद नज़म है। तो लिखेंगे नहीं, खेती एक पाबंद नज़म नहीं है, और लिख सकते हैं बल्कि ये आज़ाद नज़म है, ये भी बोल सकते हैं। खेती की हैयत क्या है? देखिए बोला गया खेती की हैयत क्या है, मतलब खेती कैसा नज़म है? आज़ाद नज़म है। इस नज़म के शायर कौन है? नज़म खेती के शायर कौन है? अमीक हनफी। ओके, नेक्स्ट बच्चों 105 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि और बढ़ने के मौका भी हमें देता है वक्त। क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है? हाँ, है ना।
मतलब नज़म की खेती कहते हैं कि वक्त हमें बढ़ने का मौका देता है, तरक्की करने का मौका देता है। तो हाँ, ये मिसरा जो है खेती में है। नेक्स्ट, सब्ज को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो वक्त मरहमत करता है। मतलब सब्ज को ज़र्री बनाने का जो है मौका कौन देता है? वक्त देता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सूरज की किरण की हमदमी क्या है भाई? सूरज की किरण हमदमी में क्या वक्त हमें झूमते हैं? हाँ, झूमने देते हैं। सूरज की किरण की हमदमी में पता नहीं कोई लफ्ज़ अलग सा है, क्या वक्त हमें झूमने देते हैं? तो बोलता है हाँ, झूमने देता है। ये नज़म में दिया हुआ है, इसमें नज़म में बताया गया है अली सरदार जाफरी के द्वारा। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? तो कहते हैं हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। अमीक हनफी है, सॉरी, अमीक हनफी बोलते हैं तमाम इंसान वक्त की खेती है। इंसान पैदा हुआ, बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा, तो दुनिया में बहुत सारा काम कर रहा है ना, और वो कामयाबी हासिल किया, तो वक्त बहुत खुश होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब उनका इंतकाल हो जाता है। तो एक खेती जैसा, जैसे फसल रोपें और फसल लहलुहान एकदम फसल खूब हुआ, अच्छा फसल हुआ, जब फसल हो गया, पक गया, उसको काट लेते हैं। वैसे इंसान का एक समय आता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक वक्त की खेती है। फसल में भी देखते हैं कुछ ऐसे फसलें होते हैं जो अभी बड़ा ही हुआ है, खराब हो गया, मर गया, पैर से रौंदा गया। इंसान में भी ऐसे होता है, अभी बूढ़ा भी नहीं हुए, इंतकाल हो गया, बच्चे में मर गया, बूढ़ा में हो गया, जवान में ही इंतकाल हो गया। तो ऐसे फसल के जैसा ही है। फसल में भी ऐसे होता है, सब फसल कामयाब नहीं होता है, बहुत सा फसल मर भी जाता है, शुरुआत में ही मर जाता है या बीच में ही मर जाता है। ठीक है, लेकिन जब पक जाता है तो लास्ट में काटा जाता है। वैसे इंसान जवान में अगर बच गया तो बूढ़ा में इंतकाल उसका जरूर होता है। ठीक है, आगे कहते हैं क्या ये तो हो गया ना, यस। क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? तो बोले हाँ भाई, ये वक्त के लुक में है। नेक्स्ट, क्या वक्त नज़म खेती का मरकजी किरदार है? तो बोलेंगे हाँ, नज़म खेती वक्त का मरकजी किरदार है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर है? तो बोले अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर, या तो तंजो मज़ा के शायर बोल सकते हैं, है ना। तंजो मज़ा के शायर हैं, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, या मज़ाहिया शायरी बोल सकते हैं कि हाँ ये मज़ाहिया शायर है, या तंजो मज़ा के शायर है, या ज़रीफ़ बोल सकते, ज़रीफ़ाना भी बोल सकते हैं इसको आप, है ना। इसको बोल सकते हैं हाँ ये ज़रीफ़ाना शायर है, ज़रीफ़ाना शायर या ज़रीफ़ के शायर हैं। ये सब एक ही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर किस पर्चे के 9 रत्नों में शुमार होते हैं? तो अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार होते हैं। नज़म बर्क कलेसा के शायर का नाम बताइए। तो बर्क कलेसा जो शायर है उसका नाम है अकबर इलाहाबादी। क्या नाम है? अकबर इलाहाबादी जो इनका नाम है। शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो लिखेंगे शायर को मिस कलेसा में मिली थी, गिरजाघर में। ठीक है। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसको बोला है? तो शायर ने इस नज़म में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। देखिए ये लाइन है, इसका पूरा सही जवाब ये है, मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, सेम टू सेम। ठीक, तो कहीं कहीं शॉर्ट में है तो आपको शॉर्ट आंसर नहीं देना है। दौलतो इज्जतो ईमान, शायर किसके कदमों पर निसार करना चाहता है? तो कलेसा के मिस पर शायर दौलतो इज्जतो ईमान निसार करना चाहता है। हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर, ये बात शायर ने किसके बारे में कही? तो मुसलमानों के बारे में कही, है ना, कि हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर। गाजी बन गए अपने आप को और हम सरहद पे हमले कर रहे हैं, अपने आप को गाजी बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े मतलब मजहबी इंसान हैं और है ना, मतलब तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों को, और सरहद पे दूसरों को मार रहे हैं। तो ये मुसलमानों के बारे में बोला गया है, क्योंकि मुसलमान अक्सर बदनाम भी हैं, आतंकवाद में तो जान ही रहे हैं, है ना, लेकिन उनका मुसलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दुनिया पूरा ऑल ओवर दुनिया तो मुसलमान के ही नाम जान रहा है कि कौन भाई, जैसे पाकिस्तान का ISIS, ठीक है ना, तो मुसलमान ही है। लेकिन असल में मुसलमान जो होगा, असल जो मुसलमान है वो कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाएगा। अब भले ही मुसलमान खानदान में पैदा जरूर हुआ, लेकिन उसका पेशा अलग हो गया है, तो वो असल में वो मुसलमान नहीं है। वो जो मुसलमान होगा, मुसलमान के दिलों में हमदर्दी होता है, उसके दिल में खूंखार नहीं होता है, ठीक है ना, अल्लाह से डर होता है उसके दिल में। तो वो मुसलमान बस नाम का है, बस खानदान में पैदा हो गया है, बस इसीलिए मुसलमान नाम उसका, लेकिन असल में मुसलमान की कैटेगरी से बाहर है, इस्लाम की कैटेगरी से बाहर है। अब ज़माने पर नहीं है असर आदम नूह, ये बात किसने किससे कही? तो ये बात शायर ने मिस से कही थी।
कि अब इस ज़माने में जो है आदम रूह नहीं है, आदमो नूह नहीं है, मतलब आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम जैसे इस ज़माने में कोई अब नहीं रहा है, ठीक है ना, मिससे कहते हैं। नेक्स्ट है मुतशायर के लफ्ज़ माना क्या होता है? मुतशायर का लफ्ज़ माना होता है बनावटी शायर। नेक्स्ट है निराला। निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है? तो मुतशायर की बड़प्पन में है, बड़ में है, बड़ मतलब अच्छा बटर, सॉरी बटर, अरे यार ये बटर लिखा हुआ बड़ पढ़ रहे हैं। मुतशायर की बटर में है, मतलब जो मुतशायर होते हैं, जो बनावटी शायरी होते हैं ना, वो देखते बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो उसको बटर मतलब मक्खन ला के बोलते हैं। मुतशायर होगा। मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता, लेकिन वो किस बात से मुतयन है? तो शोहरत अव्वा नामो है ना, नमूदों पर मुतमईन है। तो भले वो शेर नहीं अपने लिखता है, जो मुतशायर है वो खुद से शेर नहीं लिखता है, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा होता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसको शोहरत मिलती है, उसको नाम मिलता है, ठीक है ना। किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता? जी हुजूरी से कभी नहीं थकता। अब मुतशायर को मालूम है कि हमने ये शेर तो लिखा नहीं है, कहीं कहीं जाना है, पढ़ना है शेर को, हमारा नाम होगा, तो भाई हम जी हुजूरी भी कर लेते हैं किसी की, हाँ हुजूर हम आएंगे, मतलब नीचे झुक भी जाते हैं। आगे कहते हैं कि धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता है? तो चापलूसी की बुनियाद पर मुतशायर धनबाद और झरिया जाता है, ये उसमें नज़म में है, ठीक है, धनबाद और झरिया जाता है। धनबाद का नाम क्यों दिया है? धनबाद और झरिया का नाम क्यों दिया? क्योंकि वहाँ उधर साइड में थोड़ा सा शेर व शायरी बहुत ज़्यादा होता भी है, ठीक है। मुतशायर का यार कौन है? तो तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार है, जो तज़मीन लिख दे, मतलब जो लिख के दे दे। मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? तो जो पैरोडिया दे दे, यानी कि जो पूरा किताबें दे दे उसको, शेर व शायरी की जो किताबें दे दे वो गमखार है, गम को खाने वाला, ठीक है। मुतशायर का सरदार कौन है? तो जो दीवान दे दे, मतलब पूरा कमरा ही उसको दे दे, ले जाओ, है ना, पूरा किताबें, पूरा अपनी शायरी दे दे उसको बोलते हैं सरदार है, तो मुतशायर बोलते हैं। मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है? मुतशायर का बस चले तो वो अकबर के दीवान पर कब्जा कर ले, मतलब इसका अगर बस चले तो अकबर के दीवान के, मतलब अकबर के जो दीवान थे, मतलब वहाँ जितने सारे शायर, शेर व शायरी लोग थे, शायर लोग थे, उस पर कब्जा करना चाहता है, ठीक है। मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाता है? तो मुतशायर अफसर से भी ज़्यादा कमाता है। जो मुतशायर है, जैसे आजकल जो बहुत से देखेंगे, बहुत जगह जलसा होता है, तो उनका गला बहुत अच्छा है, गाने का तरीका बहुत अच्छा है। अब किसी का शायरी हो, किसी ने लिखा कोई और स्टेज पे आके पढ़ दिया और नाम हो रहा, वाह वाह। अब आजकल तो ऐसा भी हो गया भाई, नात शरीफ पढ़ने आता है 10,000, एगो नात पढ़ेगा 10,000, 15,000, 20,000, बहुत सारा डिमांड रहता है। हालांकि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन प्लस दूसरी बात क्या है, जो शेर व शायरी करते हैं, जो क्या बोलते मुशायरा होता है, तो मुशायरा में जब शायर को बुलाया जाएगा तो खुद का शायरी नहीं है, किसी और का शायर है, शेर किसी और का है, लिखा हुआ किसी और का है, और स्टेज पे आया और कर दिया अपनी बातें, है ना। तो आप शेर व शायरी पढ़ दिया तो लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और पैसा भाई इतना कमा रहे हैं जितना अफसर नहीं कमाते हैं, है ना। 10-10 का जो नोट उड़ता है, कैसे उड़ता है ना, एक शेर बोला वाह वाह वाह, और नोट पे नोट उड़ रहा है, मारिए सुभान अल्लाह, एकदम नोट पे नोट। तो ये सब भी मुतशायर लोग का ज़्यादा दिखता है। अब बहुत कम ही शायर लोग होते हैं जो स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं, गाते हैं। बहुत कम लोग जो खुद से लिखते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उसको तो भाई टाइम ही नहीं मिलता खुद से लिखने का, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एगो शेर बनाने के लिए, लफ्ज़ को मिलाने में, हम काफिया रदीफ मिलाने में। और जो लोग मुतशायर होते हैं वो तो भाई है ना, मज़े लेते हैं उसका, किसी तरह से मिल गया तो भाई हो गया, और क्या। नेक्स्ट है यूजुन्तो मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो यूजुन्तो मुंताले जो है 20वीं सदी के शायर हैं, ठीक है, 20वीं सदी के। यूजुन्तो मुंताले का पहला शेरी मजमूआ कब शाया हुआ? यूजुन्तो मुंताले का पहला शेरी मजमूआ 1915 में शाया हुआ था, 1915 में। नेक्स्ट है शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान में है? तो ये जो है इतालवी ज़बान में है। वही जो है क्या बोलते हैं, यूजुन्तो मुंताले ने नज़म लिखा है हम नहीं जानते हैं, इटली ज़बान में लिखा है ना, इतालवी ज़बान में। नज़म हम नहीं जानते हैं का तर्जुमा किसने किया उर्दू में? तो जाहिदा जैदी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि नज़म हम नहीं जानते हैं, ये नज़म लिखा हुआ है किसमें?
इटली भाषा में, इतालवी ज़बान में, लेकिन जो है इसको उर्दू में किया किसने? जाहिदा जैदी ने ट्रांसलेट किया। आगे कहते हैं जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन का ये मिसरा नज़म हम नहीं जानते से है। जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन ये मिसरा नज़म हम नहीं जानते से माखूज, अच्छा मतलब उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नज़म किस हैयत में लिखी गई है? तो बोलेंगे ये नज़म भी आज़ाद नज़म है, हम नहीं जानते भी क्या है, एक आज़ाद नज़म है। इस नज़म में किसके आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है? इस नज़म में समुंदर के आहंग और खामोश की सरगर्मी को अपने साथ लेके जाना चाहता है। नेक्स्ट है मुंताले इस नज़म में किस किस गूंज नेहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करते हैं? तो मुंताले इस नज़म में समुंदर की गूंज को नेहा खाना दिल में, मतलब दिल में ही उसको बाकी रहने की बात करता है। दायम, देखिए दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये बात किस शायर ने कही थी? तो ये बात जो है किस शायर ने, ये बात शायर ने किसने कही? ये बात शायर ने किससे कही होगा? किससे कही? तो शायर बादशाह से कही, किससे होगा? ठीक है ना। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, ये जो शायर है, शेर है, किससे कहा गया? बादशाह से कहा गया। नेक्स्ट है शायर को कौन मिटाना चाहता है? शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। लगता है गालिब का शेर है क्या जी, है ना। उन्हें कौन लोग नहीं जानते? तो उन्हें जो है अजीज़ लोग नहीं जानते, जो अपने, हाँ गालिब का ये शेर है, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि हमें तो अजीज़ लोग ही नहीं जानते हमें अपने। वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? वो दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बात बताना चाहता है कि हम अब नौकर नहीं हैं, वो दिन चला गया। गालिब का है ना। गालिब ने वजीफ़ा खार को क्या कहा? गालिब ने वजीफ़ा खार को अपने आप को, गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा? तो गालिब ने अपने आप को बोला हम तो वजीफ़ा खार है, वजीफ़ा खाने वाले हैं, वजीफ़े के दम पे जो है हम अपना काम चला रहे हैं। ठीक है। शायर के रोते रहने की से क्या मुराद है? तो एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, तो यहाँ पे शायर के जहाँ पे लिखा रहेगा मिर्ज़ा गालिब, गालिब के रोते रहने से क्या मुराद है? तो शायर के रोते रहने से बस्तियाँ वीरान हो जाएंगी, ये बताया गया है। ठीक है। चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया? तो चमन में शायर के जाने से बोला कि हम चमन में क्या गए? दबिस्तान खिल गया, है ना। मतलब सब लोग, हम एक बार कहीं जाके शेर व शायरी क्या कर दिए और वहाँ के सब लोग, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा मेरे शेर व शायरी पढ़ रहा है ना, दबिस्तान ही खुल गया, ऐसा लगता है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब और यूसुफ में बाप बेटे का निस्बत है ना। याकूब अलैहिस्सलाम जो है वालिद साहब हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके जो है बेटे हुए हैं। ठीक है। तो दोनों जो है पैगंबर है, पैगंबराम ने इस्लाम। मुआहिद, बोला कि मुआहिद किसे कहा गया है? तो खुदा को एक मानने वाले को मुआहिद कहते हैं। देखो ये लफ्ज़ मुआहिद है, ये बना वाहिद से, और वाहिद मतलब क्या होता है? एक होता है। तो मुआहिद मतलब होता है जो खुदा को एक मानता है। तो हम लोग जैसे खुदा को एक मान, हम लोग भी क्या हो गए? मुआहिद हो गए। तो खुदा को एक मानने वाला क्या कहलाता है? मुआहिद कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों, रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खोगर होने से मुराद है रंज का आदी हो जाना। वो कहते हैं कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट ही जाता है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मिर्ज़ा गालिब का या गाना चंगेजी का है शायद। तो कहते कि रंज इतना मुश्किल, इतना परेशानी आया कि रंज से खोगर हो गया, मतलब रंज का आदी हो गया मैं। अब तो रंज, हमें रंज लगता ही नहीं है, अब सब आसान लगता है। ठीक है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे किसका है जी? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, ये बात शायर ने किससे कही? अच्छा, बादशाह से, मिर्ज़ा गालिब का ही शेर रहता है ये। नेक्स्ट है शायर को कौन मिटाना चाहता है? रिपीट हो गया जी, ये रिपीट हो गया। गालिब ने वजीफ़ा खार, ये हो गया। शायर के रोते ये भी हो गया। चमन में, ये भी हो गया। याकूब, अरे यहाँ तक, अब यहाँ से पढ़ेंगे। खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए? तो खलीलुर रहमान आज़मी आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। ठीक है ना। आजमगढ़ याद कीजिएगा कम से कम, आजमगढ़। वैसे नाम से पता चल रहा आज़मी तो आजमगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? उनका पेशा था अलीगढ़ में तदरीसी कराना, अलीगढ़ में वो पढ़ाते थे। ठीक है। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो उनका ताल्लुक़ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारे से, उनका ताल्लुक़ था। ओके। खलीलुर रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए। तो नाम है नया अहदनामा। नया अहदनामा इनका एक मजमूए का नाम है। नेक्स्ट बच्चों, किताब
उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई है। ये चैप्टर का नाम है। खलीलुर रहमान आज़मी के 2 मासरीन के नाम लिखिए। क्या भाई? मुआसरीन के नाम। उनके 2 मुआसिर शायर नासिर काज़मी है और इब्न इंशा है। 2 समझिए कि मुआसरीन का नाम है। नेक्स्ट है बागो बहार। फिर आगे बागो बहार भाई, बागो बहार के अच्छा बागो बहार के एदाद कितने हैं? अच्छा बागो बहार को जब तोड़ के पूरा लिखिएगा, बे अलीफ गैन, अब पूरा जोड़िएगा नंबर तो आएगा 1226। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एप्लीकेशन में पढ़ा है तो मैंने बताया था कि अलिफ का कितना नंबर होता है, बा का कितना, जीम दाल सब का। तो जैसे मोहम्मद हम लोग अक्सर लिखते हैं, मोहम्मद को 92 लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कितना लिखते हैं? कमेंट करें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लिखते हैं उसके लिए कितना नंबर लिखते हैं ये बताइए। उसका देखिए यहाँ पे जो देखिए बोला गया जो किसकी तादाद है? सबसे ज़्यादा इसी का है भाई। जो की तादाद 900। जो के लिए 900 लफ्ज़ आता है, 900 है ना। देखिए अरशद, अगर अरशद लिखना है तो अरशद किसके बराबर है? अब यहाँ पे कोई भी सवाल आ सकता है। अरशद बोल दे, मोहम्मद बोल दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो। 786 जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786। नेक्स्ट है अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है? तो 896, उसी के चैप्टर से बोला गया है। अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम था। अगला है मरसिए की तमहीद को क्या कहते हैं बच्चों? तो बोलेंगे मरसिए की तमहीद को चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। चल नेक्स्ट है मीर अनीस के एक हम असर नाम बताइए, मतलब उसी के ज़माने का एक और शायर का नाम बताइए। तो मीर अनीस के एक हम असर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। उर्दू के पहले मरसिए का नाम बताइए। उर्दू के पहले मरसिए का नाम है नौसरहार। नौसरहार उर्दू के पहले मरसिए का नाम। मरसिया किस लफ्ज़ से मुस्तक है, मतलब किस लफ्ज़ से बना है? तो मरसिया जो है लफ्ज़ रेसा से बना है। मरसिया लफ्ज़ रेसा से बना, ठीक है। और मरसिया जो है ये कैसा लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़ है, ठीक है। अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? तो मतलब देखिए दबिस्तान है लखनऊ। तो लखनऊ शायद उस वीडियो में हम फैज़ाबाद बताए थे, तो फैज़ाबाद में लगता है उनकी पैदाइश हुई थी, हाँ। और लखनऊ में जाके बस गए थे, वहीं से उनकी जो है अदबी तहरीक शुरू हुई थी। तो इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। कल वाली वीडियो में शायद हम गलती बताए थे, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी नहीं था, हम छोड़े हुए थे, चलो छोड़ते हैं इसको, है ना। ऑप्शन भी नहीं था उसमें दिया हुआ, मतलब मिटा हुआ था। तो आंसर याद कर लीजिएगा कि अनीस जो है लखनऊ के रहने वाले थे, ठीक है ना। मीर अनीस लखनऊ, पैदा हुए थे फैज़ाबाद में, लेकिन लखनऊ में वो फिर मुकीम हो गए थे। अनीस के असलाफ में किस मसनवी निगार का नाम है? अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनवी निगार का नाम है। मेमार किसको कहते हैं? मेमार कहते हैं राजमिस्त्री के मेमार, है ना। राजमिस्त्री बनाने वाला को बोलते हैं मेमार, है ना, बनाने वाला को। बुद्धू कैसा मिस्त्री था? देखिए बुद्धू था, बुद्धू शरीफ और मेहनती था। अब पढ़िएगा एहसान दानिश वाला चैप्टर, है ना। बुद्धू मिस्त्री का नाम उसमें है, एहसान दानिश। एहसान दानिश जब बुद्धू मिस्त्री के साथ ठेकेदार था ही, और उसके साथ जाकर काम करता था यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी से। और जब यूनिवर्सिटी जब बन रहा था तब वो मजदूरी काम करता था, और फिर उसको पढ़ने का उसको बहुत शौक था। फिर पढ़ा लिखा, एक टाइम आया उसी यूनिवर्सिटी में गया एग्जामिनर बन के, चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेटर के रूप में, ठीक है। तो पढ़ने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है। रहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? देखिए रहट पर जो मतलब जो ना पानी चलाने का काम होता था उस पर, रहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? तो रहट पर मजदूर की मजदूरी जो है 12 आने थी, 12 आने, ठीक है। रहट से क्या मुराद है? रहट कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिया लगातार रहता है ना, लगा रहता है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बड़ा सा पहिया बना रहता है, उसको पहिया घुमाएंगे तो पानी निकलेगा, उसको रहट बोला गया है, ठीक है। तो ये काम करते थे कौन? एहसान दानिश। एहसान दानिश ये काम करते थे, ठीक है। और फिर सोचिए यूनिवर्सिटी जब बन रहा था तब वहाँ पे वो मजदूरी काम करते थे और पढ़ते भी थे। तो अगर आज के टाइम में कोई थोड़ा सा काम कर लेता है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता है, अरे हटाओ आप क्या पढ़ना है, आप काम कर रहे थे। लेकिन एहसान दानिश देखिए मजदूरी कर रहे हैं, दिन में पूरा काम कर रहे हैं। अब रहट चलाना बड़ा हार्ड वाला काम है, उसमें जो भी काम करता था वो इंसान को कोई ना कोई बीमारी हो जाता था, मर जाता था। लेकिन ये जाके काम किया था, बदन हाथ बहुत दर्द करता था, लेकिन फिर भी काम किया क्योंकि पैसा मिल रहा था। और उसी पैसे के दम पे उन्होंने पढ़ाई किया,
अपनी पढ़ाई जारी रखा और एक दिन ऐसा आया कि आज इसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारे सामने कितना बड़ा मोटिवेशन है। और किसी को मोटिवेशन की बोलने की आवश्यकता ही नहीं भाई। तुम्हारी किताब में इतना भरा पड़ा है ना कि मत पूछिए, पढ़िए तो सही किसी के बारे में, तो देखिए कैसे पढ़ाई किए, कैसे आगे बढ़ें और कैसे आज हमारे बीचों बीच ये मौजूद है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रत्ता कौन था? रत्ता क्या भाई, रहट पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। अच्छा, रत्ता नाम का एक आदमी था भाई, रत्ता करके, उसी का दोस्त था, एहसान दानिश का दोस्त था, मतलब पहले से वो काम कर रहा था और एहसान दानिश वहाँ पे गया काम करने, तो दोनों मिलकर काम करता था। लेकिन ये जो रत्ता नाम का जो आदमी था ना, वो देखा रे ये लड़का पढ़ाई करता है, तो उसको पढ़ने का मौका दिया। बोला ठीक है, हम 2 घंटा हम चलाएंगे, 1 घंटा तुम चलाना, पढ़ो। पहले 1-1 घंटा चलाता था, पहले 1 घंटा चलाया, फिर चलाया, फिर चलाया, फिर चलाया। तो वो ये भी बहुत साथ। लेकिन एक दिन इसका मौत हो गया था, एक दिन इसका भी क्या हुआ, मौत हो गया था। एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूर का काम किया था? तो बोलेंगे लाहौर यूनिवर्सिटी में। देखिए ये यूनिवर्सिटी कहाँ का था? लाहौर का था। लाहौर यूनिवर्सिटी में इन्होंने मजदूरी का काम किया। और एक समय आया उसी यूनिवर्सिटी में गए थे इंचार्ज बन के चेक करने के लिए। रहट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? तो देखो, रहट चलाने का काम बैल से। अक्सर रहट कौन चलाता है? बैल वगैरह चलाता है, लेकिन वहाँ इंसान का काम था। ठीक है। रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गई? रत्ता की निगाहें ममनूनियत से इसलिए झुक गई क्योंकि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था, है ना, कि चलो हम 1 घंटा काम करें। हरनौटा किससे कहते हैं? तो खूबसूरत और घटीले बदन के जवान को, मतलब खूबसूरत और बहुत अच्छे थे ये, बहुत खूबसूरत भी थे और हट्टे कट्टे भी थे ये। ठीक है ना, एहसान दानिश। नेक्स्ट है कि मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया? तो खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम छोड़ दिया। खून का दस्त आने लगा था उसको, यानी कि जो रत्ता था ना, वो शायद रत्ता से पहले है, रत्ता से पहले एक और आदमी था, मुंशी का लड़का काम करता था, तो उनको खून का दस्त आना शुरू हो गया था। वैसे रत्ता को भी हुआ था। ठीक है। लेकिन एहसान दानिश अपना रिस्क पे लेके काम किया। फरखंदा बख्श किसको कहा गया? यमन के बादशाह को फरखंदा बख्श कहा गया। साहिल को क्या मिला? देखिए साहिल को ताजो तख्त मिल गया ना, जो मांगने वाला था साहिल, वो बादशाह क्या नाम था भाई? वो बादशाह जो बेवकूफ़ बादशाह था, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, शरीफ था। तो एक फ़कीर आया, बोला कि हमको 1 दिन का दीजिए अपना ताजो तख्त। बोला ठीक है ले लो। 1 दिन ले दिया, कल होकर आया, वापस कर दो भाई। बोला ठीक है। तो फिर बोलता कि ऐसा कीजिए बादशाह सलामत, पूरा ताजो तख्त हमको दे दीजिए। बोला ठीक है ले जाओ। तो साहिल को, मतलब साहिल बोला गया फ़कीर को, बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गए? तो बादशाह सल्तनत छोड़कर जो है दूसरा शहर चला गया, क्योंकि उसका तो बादशाहत भी ख़त्म हो गया, दे दिया था ना किसी को। सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया? सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी किया। बोला भाई बादशाह की बेगम किसके साथ गई? देखिए सौदागर आया था, बोला पता नहीं क्या था वहाँ पे, बोला गया बीवी को मेरे साथ चलिए, कुछ ऐसा काम है, और ये बेवकूफ़ दे दिया उसको, अपनी बीवी को, और लेके चला गया। तो धोखेबाजी हो गया, बोला कि हम तुरंत लेके आ जाएंगे इसको। पढ़िएगा किताब, हंसी भी आएगी। ठीक है। बादशाह की बेगम किसके साथ चली गई? तो सौदागर के साथ चली गई थी। क्वारंटीन अफसाने में क्या वबा, कौन सा वबा का है जिक्र है? प्लेग। क्वारंटीन आपने सुना होगा, कोरोना के समय में एक अफसाना था, एक बात था क्वारंटीन। किसी को जब कोरोना हो जाता था तो वैसा लक्षण पाया जाता था कोरोना पॉजिटिव, तो बोला कि इसको क्वारंटीन किया जाए, मतलब एक कमरा हो उसमें अकेला वो रहे 10-15 दिन तक, वो क्वारंटीन है। तो वैसी एक बीमारी फैला था, प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी किससे फैलता है? चूहों की वजह से। चूहा मर गया और उसी से जो है बीमारी फैलता है। चूहों से बचने के तलकीन कराने वाले इश्तिहार के अनुमान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? असल इश्तिहार था ना चूहा ना प्लेग, है ना ये, और इजाफा किया गया है ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन। तो पहले था ना चूहा ना प्लेग, मतलब ये था नारा था ना चूहा ना प्लेग। अब क्वारंटीन बना दिया गया। अगर चूहा से बीमारी हो रहा था तो क्वारंटीन बना दिया गया कि भाई चलो वहाँ रहेगा। लेकिन क्वारंटीन में ऐसा मामला था कि एक बार जो क्वारंटीन चल जाता था वो दोबारा वापस नहीं आता था। तो लोग में दहशत हो गया कि ना चूहा रहेगा ना प्लेग होगा ना क्वारंटीन रहेगा, ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या था? देखिए क्वारंटीन अफसाने का किरदार जो है डॉक्टर का असल नाम था रविंद्रन, क्या है रेवरेंडन, भाई इंग्लिश नाम है क्या?
रेवरेंड मोंटाले आबे नाम है, रेवरेंड मोंटाले आबे इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम क्या था? देखिए भागो, तो क्वारंटीन अफसाने में सफाई करने वाले भागों का पूरा नाम था विलियम भागो। ठीक है, नाम कितना था? विलियम भागो। ये क्वारंटीन में सफाई का काम करता था। भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हो गई थी? उनकी बीवी की ना, उनकी बीवी की मौत हो गई थी प्लेग से। क्वारंटीन को दौजक किसने कहा? क्वारंटीन को भागो ने दौजक कहा कि क्वारंटीन नहीं दौजक है, जो आता है बसता नहीं यहाँ, है ना। वबा पर काबू पाने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? वबा पर काबू पाने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिल गया। लिखिए, डॉक्टर का मेन काम तो करता था भागो साहब, भागो पूरा साफ सफाई करता था। तो असल में जो है ना, असल में भागो ही मेन उसमें मरकजी किरदार है। और जो प्लेग बीमारी है वो प्लेग बीमारी गंदगी से ही फैलता है, ठीक, गंदगी से फैलता है। तो जितना साफ सफाई रहेगा उतना अच्छा होगा। तो ये भागों का काम था सफाई करना। तो लेकिन जब कहते हैं ना गरीब तो गरीबी है, मजदूर तो मजदूरी है, जो डॉक्टर था उसको ओहदा मिल गया कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा इलाज किया। असल में तो भाई वो साफ सफाई का काम मेन वो कर रहा था। और साफ सफाई जितना रहेगा उतना बेहतर बीमारी से बचेगा इंसान। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? तो बोलेंगे दाना बादाम। क्वारंटीन अफसाने ने का मरकजी किरदार कौन है? तो भागो। यही अफसाना लिखा बेदी, क्वारंटीन अफसाना बेदी का लिखा हुआ, राजेंद्र सिंह बेदी का, ठीक है ना। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो कामिल इनकलाब का तस्वुर जो है जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जेपी किस रहनुमाई की, जेपी किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते हैं? तो जेपी जो है गांधी जी की राह पर चलने की तलकीन करते हैं। मतलब राजेंद्र जयप्रकाश नारायण जो है ना गांधी जी की बातों को फॉलो करने की बात करते हैं। जमहूरियत में यकीन रखने की वजह से जेपी का किस चीज़ में यकीन नहीं है? जमहूरियत में यकीन रखने की वजह से जेपी का तशद्दुद में यकीन नहीं है। किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी होती है? तो बोलेंगे पर तशद्दुद इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार जो है धीमी होती है। क्वारंटीन को उल्टी क्या है? उल्टी में बदल जाते हैं। क्वांटिटी है ये, क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। सॉरी मैं क्वालिटी ये अंग्रेजी का नाम कुछ ऐसा है, क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। किसने कही? तो ये जो है क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, ये कॉल मार्कस ने कही थी, मार्कस ने, ठीक है। और ये है कि वेदांत का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? तो वेदांत ने अमेरिका के शहर शिकागो में वेदांत का फलसफा पेश किया था। तो टोटल यहाँ पे हम लोग 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, 200 प्लस क्वेश्चन, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा। अगर याद नहीं तो आज ही इसको याद कर लीजिएगा, ओके। बाकी कितना आप लोग सही बनाए नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, 181 का गलत है, क्या था 181 में क्या है? एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में, ये गलत है क्या? मैं देख लेता हूँ। लाहौर ही तो है, लाहौर आया मेमारों के पास 8, हाँ लाहौर, सही है सही है, ये सही है, लाहौर यूनिवर्सिटी में काम किया, सही है भाई, सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे खाली गपशप कर रहे थे, तो भाई मेरा कुछ नहीं होगा, तुम टाइम पास करते रहो। मेरा जो पढ़ाने का काम था मैंने पढ़ा दिया है, तुम्हारा काम था टाइम पास करना। आओ फालतू कमेंट बाजी करो, टाइम पास करो, तुम अपना समझो भाई, हम तो पढ़ा के जा रहे हैं, है ना। और हमने डेडिकेशन से पूरा पढ़ाया 200 क्वेश्चन। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि मेरा टाइम वेस्ट किया आपने। मैंने आपका एकदम कम टाइम में 200 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन आपने सही से नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो आप समझिए हम तो पढ़ा दिए ना, ठीक है। इसलिए हम फालतू कमेंट को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब पढ़ाने के लिए आए तो पूरा डेडिकेशन से पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे के पास टाइम बहुत कम है भाई,
बहुत कम टाइम बचा है, उस टाइम को उस कीमत समझे, उसकी कीमत समझे और फ़ायदा उठाएं, है ना। हाँ हसरत अली, तुम भाई बहुत से फालतू कमेंट बहुत लोग कर रहे हैं, कौन किसको क्या बोल रहा है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा होगा तो हम आप ब्लॉक करेंगे, है ना, हम ब्लॉक कर देंगे ज़्यादा होगा तो, लेकिन क्या फ़ायदा भाई तुम्हारा, तुम तो खुद को समझोगे ना यार। इसीलिए हम आपको सब्जेक्टिव बहुत कम पढ़ाते हैं। बोलिए सर सब्जेक्टिव काहे नहीं पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो एक तो बच्चा भी कम आएगा पढ़ने के लिए, दूसरी बात जो आएगा वो बतौलाबाजी खाली करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो इससे अच्छा पढ़ो, ऑब्जेक्टिव भी बेहतर है, ABCD करते रहिए और क्या। और रिकॉर्डिंग वीडियो डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा, सबसे अच्छा सब्जेक्टिव में रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो हम आपके लिए एक ही काम करेंगे, सब्जेक्टिव वीडियो पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो करके डाल देंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम सबका कमेंट देख रहे थे, हाँ कमेंट सबका देख रहे थे, कौन क्या कमेंट मार रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, सबका कमेंट हम देख रहे थे, ठीक है। लेकिन हम चूंकि बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्लास को। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में पढ़ेंगे, तुम तो पढ़ के निकल रहे हो ना अभी, बहुत सारे बच्चे हैं बाद में पढ़ेंगे, आके वीडियो को खोल के पढ़ेंगे, तो उनको कितना बुरा लगेगा जब बीच में कमेंट तुम्हारा पढ़ेंगे, तुमको डांटेंगे बीच में। कम से कम 200 क्वेश्चन तो पढ़ के चल जाएगा भाई, बाकी डांटते रहो, जिसको जो बोलना बोलते रहो। तो तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं ना बाद में जो आएंगे, वो पढ़ने वाला बच्चा है, बाद में आके पढ़ ले, उसको मालूम है कि यहाँ पे टाइम पास होगा, सब्जेक्टिव वीडियो है मैं तो, इसलिए बाद में आके पढ़ लेगा हूँ। तो उन बच्चों के लिए हम वहाँ पे कर रहे हैं। तुम तो पढ़ रहे हो ना अभी, पढ़ रहे हो तो ठीक है, ये तो बाद में पढ़ो। और जो बच्चे बाद में आएंगे उसके लिए भी बेस्ट वीडियो मिल जाएगा कि भाई हाँ सर पढ़ाएं बहुत अच्छे तरीके से, वो कहीं पे कोई टाइम पास नहीं किए हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम अभी बहुत कीमती है, समझ आ रहा। गजब लड़का है यार। व्हाट्सएप चैनल पे PDF जाता है रे, बेवकूफ़ है तुम क्या। व्हाट्सएप चैनल पे PDF का ऑप्शन कहाँ से आया, अभी फोटो का ऑप्शन आया है, ठीक है। तब तुमको PDF ही लेना है भाई, तो क्यों वीडियो देख रहा है तुम, एप्लीकेशन में सारा डाला हुआ है, 99 का बैच में ज्वाइन हो जाओ, ज़्यादा है तो पूरा PDF मिल जाएगा। तो भाई पढ़ना तो कुछ है नहीं। देखो एक बात बताएं, जिसको PDF से मतलब होता है ना, उसको कुछ पढ़ना होना जरूरत तो नहीं पड़ता है, वो पढ़ता नहीं है। जो ज़्यादा PDF की डिमांड करता है वो पढ़ता नहीं है, हकीकत बात है मैं बोल रहा हूँ। कितना पढ़िएगा PDF से बताइए।